हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन में। आज हम साइंस के एक टॉपिक गुणसूत्र के बारे में बात करेंगे। गुणसूत्र होते क्या हैं, गुणसूत्र की खोज किसने की, इनके कार्य क्या हैं, इनके लक्षण क्या हैं, इनकी आकृति क्या है, इन सभी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, प्रैक्टिस जुड़े हैं और काफ़ी मेहनत भी की है। फिर भी अगर कुछ वीडियो में खामी आती है या कुछ कमी आती है अथवा मैं आपको अच्छी तरह से समझा नहीं पाता हूँ तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। अब हम अपने वीडियो के बारे में बात करते हैं। गुणसूत्र। गुणसूत्र की हेडिंग में मैंने लिखा है गुणसूत्र 1842। ऐसा लिखने का मतलब क्या है? गुणसूत्र 1842 लिखने का मेरा सीधा मतलब ये है कि गुणसूत्र कभी भी या फिर इन फ्यूचर आपके माइंड में आता है या कोई कभी आपके सामने आता है तो आपको इतना हाईलाइट हो जाएगा कि ये 1842 की बात की जा रही है, यानी कि 1842 में गुणसूत्र की खोज हुई होगी या गुणसूत्र चर्चा में आया हुआ होगा। आगे गुणसूत्र के बारे में देखते हैं। पहला सवाल यही है कि गुणसूत्र की खोज की किसने थी? तो गुणसूत्र की खोज की थी, ये जो आपको नाम दिख रहा है, कॉल विल्हम वॉन नागिली ने 1842 में की थी। ये इनकी आकृति है और इनके नाम को समझने के लिए मैंने एक ट्रिक का एक फ़ोटो का उपयोग किया हुआ है। इनका नाम अगर आप देखेंगे तो कॉल विल्हलम वॉन नागिली है। नाम थोड़ा अटपटा है, पीछे का अगर शब्द अपने नागिली लेंगे तो ये आकृति से एकदम मैच करता है, नागिली। तो गुणसूत्र, अब गुणसूत्र की आकृति भी कुछ इसी तरह से होती है, जैसे सांप चलते हैं कहीं, उसी तरह की आकृति गुणसूत्र की भी होती है। तो सिंपल है, गुणसूत्र की खोज किसने की? कॉल विल्हम वॉन नागिली ने की। अब आगे देखते हैं कि भाई गुणसूत्र होता क्या है। तो गुणसूत्र या क्रोमोसोम ऐसे तंतुरूपी पिंड होते हैं जो वनस्पति और प्राणी, जो वनस्पति और प्राणी की कोशिकाओं में अंदर मिलते हैं, वनस्पति और प्राणी की कोशिकाओं के अंदर मिलते हैं। ये मूल रूप से गुणसूत्र कोशिकाओं के केंद्रक में होते हैं और इनके महत्वपूर्ण पदार्थों में ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होता है। गुणसूत्र में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, इसलिए इनका कार्य आनुवंशिक गुणों को निर्धारित करना और उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे की तरफ भेजना। गुणसूत्र में आनुवंशिक लक्षण वाले पदार्थ पाए जाते हैं। तो गुणसूत्रों के माध्यम से ही माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो उनकी संतानों में जाते हैं, उनके लक्षण उनसे आने वाली अगली संतानों में जाते हैं। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण होते हैं वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं। अब हर प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। याद रखिएगा, यहाँ हमने प्रजाति की बात की है, ना कि जाति की बात। किसकी बात की है? सिर्फ प्रजाति की। अगर जाति देखने जाएंगे तो उस जाति में कई तरह की प्रजातियाँ होंगी और एक निश्चित प्रजाति में एक निश्चित प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मानव प्रजाति में 46 गुणसूत्र होते हैं, जो सिंगल फेज आपको मैंने बताया था, सिंगल फेज थे वो 46 गुणसूत्र। अगर यही जोड़ी में होते हैं तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अब इन 46 को अगर जोड़ी में करते हो 23 जोड़ी हो गए, और 23 जोड़ी में सिर्फ 22 जोड़ी ऐसे जो होते हैं जो समजात होते हैं, यानी जो पुरुष और महिला में समान होते हैं। जबकि एक जोड़ी जो गुणसूत्र बचता है वो विषम होता है, वो महिला में कुछ और होते हैं और पुरुष में कुछ और होते हैं। देखते हैं आगे। जो हम एक जोड़ी गुणसूत्र जो बच गया, हमारे 22 जोड़ी जो गुणसूत्र थे, हमारे जो 22 जोड़ी गुणसूत्र थे वो समान होते हैं, दोनों में इक्वल दोनों में होते हैं। परंतु जो एक जोड़ी गुणसूत्र बच गया था वो थोड़ा इस तरह का है, यानी आप देखिए कि भाई जो एक जोड़ी गुणसूत्र है, एक जोड़ी में 2 गुणसूत्र होते हैं, तो महिला में एक्स और एक्स गुणसूत्र, जबकि पुरुष में एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं। ये जो एक जोड़ी एक्स्ट्रा अलग हैं, जो विषम गुणसूत्र है, यही शरीर में या गर्भ में पलने वाला बच्चा या जन्म लेने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा, इसका निर्धारण करते हैं। अगर स्त्री का एक्स गुणसूत्र पुरुष के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो स्त्री होने वाली संतान स्त्री है। अगर स्त्री का एक्स गुणसूत्र वाई से मिलता है तो होने वाली संतान पुरुष होगी। यहाँ गुणसूत्र की संरचना के बारे में बात की गई है। गुणसूत्र की संरचना के बारे में एक्चुअली जो आपको आकृति मैंने बताई थी, सिंगल फेज और डबल फेज, जो ये सिंगल था ये सिंगल की आकृति है, ना कि डबल की। डबल की आकृति में फिर ये भाग भी इधर से ऐसा कुछ जुड़ जाएगा और डबल जैसा हो जाएगा। तो
हम इसकी सिंगल टाइप की बात करते हैं। जो ये सिंगल टाइप आपको दिख रहा है इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ देखिएगा कि भाई जो ये पेलिकल है, पेलिकल का मतलब ये जो दीवार आपको दिख रही है, ये जो दीवार है आजू बाजू, ये पेलिकल है। ठीक है। ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है ये मैट्रिक्स है। ये दीवार के अंदर ये जो छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं, ये जो दाने दिख रहे हैं अंदर, ये मैट्रिक्स है। अब आगे देखिएगा, पेलिकल समझने आ गया कि ये गुणसूत्र को जो कवर करके रखा हुआ है ये पेलिकल है। अंदर ये जो हल्के हल्के दाने दिख रहे हैं, जो बहुत सारे दाने हैं, ये मैट्रिक्स हैं। आगे देखते हैं क्रोमोनीमेटा। क्रोमोनीमेटा क्या है? क्रोमोनीमेटा नॉर्मल है कि भाई ये जो अंदर की जो तार जा रही हैं, जो तार जा रही है इस तरह की लाइनिंग, ये क्रोमिनोमेटा है। और इसी के ऊपर जो ये गोल 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 उभार बने हुए हैं, ये जो गोल गोल उभार बने हुए हैं, ये क्रोमोमियर्स है। अब हम आगे बात करते हैं कि भाई सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर ऐसा कि ये जो भाग आपको दिख रहा है, ये जो इतना जॉइंट होता हुआ भाग आपको दिख रहा है, ये सेंट्रोमियर समझ लीजिएगा। और इसको ही अगर इस आकृति में देखा तो ये सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर हो रहा है। अब कुछ गुणसूत्रों में सिंगल सेंट्रोमियर होता है तो कुछ में डबल भी होता है, यानी दो तरह के सेंट्रोमियर हो गए। तो ये पहला प्राइमरी सेंट्रोमियर, ये तो होगा ही कंपलसरी है। और किसी किसी में सेकंड भी होता है, सेकंड सेंट्रोमियर। अब सैटेलाइट की बात करते हैं। सैटेलाइट का मतलब ये नहीं कि उपग्रह की बात कर रहे हैं। सैटेलाइट का मतलब सिंपल है। सैटेलाइट का मतलब सिंपल सा है कि जैसा हमारा शरीर है, हमारे शरीर का ऊपरी भाग जो है, जो हमारा सिर है, ये हमारा सैटेलाइट का काम करता है। सारा सिस्टम इसके माइंड में ही चलता है। उसी तरह से डीएनए का, या इसी तरह से गुणसूत्र या क्रोमोसोम का जो ऊपर की भाग होता है, ये जो ये भाग होता है, ये सैटेलाइट कहलाता है। अब हम आगे दोस्तों बात करते हैं अपने मेन टॉपिक गुणसूत्र। किस प्राणी में या किस वनस्पति में कितने गुणसूत्र होते हैं उसके बारे में। यहाँ हम शुरुआत करते हैं सबसे खास प्राणी हमारा जंपिंग एंट, यानी कि कूदने वाली कीड़ी, या नॉर्मल कीड़ी कह लीजिएगा। ये जो दिख रहा है ये कीड़ी है। इस कीड़ी में गुणसूत्र की संख्या एक या दो होती है। एक या दो होती है, मतलब कि अगर एक होगा गुणसूत्र तो जोड़ी बनेगी नहीं, अगर दो होगा तो एक ही जोड़ी बनेगी। कितना? एक जोड़ी। ये सबसे कम गुणसूत्र वाला जीव है, जबकि सबसे अधिक गुणसूत्र वाला जीव है भाई हमारा ये सिलिएटेड प्रोटोजोआ। इसमें 1260 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 630 जोड़ी गुणसूत्र। कितना? 630 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। और ये चप्पल के आकार का दिखता है, जैसे चप्पल का तलिया होता है उस तरह का ये दिखता है। ये हमारा सबसे अधिक गुणसूत्र वाला जीव। और सबसे कम गुणसूत्र वाला जीव हमारा आपने देखा था अभी, ये हमारी चींटी। ये सबसे कम गुणसूत्र वाली है। और सबसे अधिक गुणसूत्र वाला हमारा ये प्रोटोजोआ है, जो अभी आपने देखा। अभी हम आगे देखते हैं भाई नॉर्मल। सबसे अधिक सबसे कम देख लिए। अब स्टार्टिंग करते हैं अपने नॉर्मल चीज़ से। ये जो आपको दिख रहा है स्केलिस, इसके अंदर दो गुणसूत्र होते हैं, मतलब कि एक जोड़ी गुणसूत्र इसका हो गया। कितना? एक जोड़ी गुणसूत्र। ये जो आपको कैंचुए की तरह दिख रहा है, एक्चुअली ये कैंचुआ नहीं है, ये एक कृमि है जो शरीर में जाता है, पेट में दर्द इतना बढ़ाता है। कई तरह की बीमारियों का घर है ये आप इसको कैंचुआ ना समझिएगा। इसमें सिर्फ दो गुणसूत्र होते हैं। अब हमारा है भाई सबसे खास। एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है। एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है। ये बात नाना पाटेकर ने की थी। इसमें आप देख सकते हो कि यार नाना पाटेकर का जो डायलॉग है उसे भी आप याद रख सकते हो, या फिर नॉर्मल समझ लीजिए कि भाई एक मच्छर के जो पैर हैं वो कुल 6 पैर हैं। तो 6 पैर हुए और इनके गुणसूत्र की संख्या भी कितनी? 6 हुई। यहाँ हमने मच्छर की बात की। अब आगे देखते हैं भाई मक्खी। मक्खी तो मच्छर की मौसी है, यानी इसका मच्छर से भी डबल। मच्छर का भाई गुणसूत्र 6 संख्या थी, तो मक्खी के गुणसूत्र की संख्या हो गई 12। आगे देखते हैं टमाटर। टमाटर और चावल। टमाटर और चावल में नॉर्मली समझ लीजिए भी टमाटर और चावल के गुणसूत्रों की संख्या होती है 24। अब ऐसा समझ लो कि भाई आपको भूख लगती है, तो उस टाइम आप रोटी घर में नहीं है या कोई भी चीज़ तैयार नहीं है, तो आप क्या करते हो? फटाफट चावल रखते हो। चावल रखते हो यानी 24 घंटे में आपको जब भूख लगी तब आप उठ के चावल बनाने लगोगे। या फिर ऐसा समझ लो कि जब आप चावल बनाते हो तो उसके तो 2 या 4 दाने कहीं भी गिर तो जाते ही। तो कितनी भी सावधानी से काम करोगे तो अभी उसके 2 या 4 दाने कहीं ना कहीं गिर जाते हैं।
ये तो चावल के गुणसूत्र हो गए 24। अब बात करते हैं टमाटर की। टमाटर भाई देखने में लाल लाल है, मज़ा आ रहा है। टमाटर का सिंपल है कि भाई सब्जी नहीं हो घर पे तो क्या करोगे, या फिर सब्जी है, सब्जी में कितने टमाटर डालोगे, 2 या 4 टमाटर। कितना, 2 या 4। तो टमाटर और चावल के गुणसूत्र हो गए 24। आगे देखते हैं दोस्तों, कुत्ता और कबूतर, इन दोनों को साथ में रखने का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है। दोनों के गुणसूत्र भी अलग हैं, दोनों के गुणसूत्र अलग हैं, तो साथ में रखने का कारण क्या है। साथ में रखने का कारण इतना है कि भाई जब इंसान को खतरा होता है, क्या होता है, खतरा, जब इंसान को खतरा होता है तो उसकी जानकारी सबसे पहले कुत्ता देता है, जो हमारा पालतू प्राणी है। यानी किसी भी खतरे की भनक इसको पहले लगती है, और इसके गुणसूत्र 78 हैं। कुत्ते के गुणसूत्र कितने, 78 हैं, 78। और कबूतर, कबूतर एक शांति प्रिय पक्षी है और शांति के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसी को संदेश भेजना, प्यार और मोहब्बत की बातें भेजना, तो इसके गुणसूत्र हो गए 80। कुत्ता हमारा खास है तो कबूतर भी हमारा खास है। दोनों के गुणसूत्र को अगर आप मिला के चलेंगे तो पता चल जाएगा कि कुत्ते के गुणसूत्र 78 और कबूतर के 80 गुणसूत्र हैं। आगे देखा भाई, चूहा और आम दोनों फेवरेट हैं। आम खाने में मज़ा आती है और चूहे मारने में भी मज़ा आती है। चूहे बड़े आरामी होते हैं, ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है। खैर इन चीज़ों को छोड़िएगा, चूहे नुकसान बहुत करते हैं। तो चूहे और आम दोनों के गुणसूत्र की संख्या 40 है। यानी ये समझ लो कि चूहे एक आम आम है, जो हर आम चीज़ है या आम जानवर है जो कहीं भी मिल जाता है। चूहे और आम, चूहे एक आम जानवर है, आम जानवर है जो कहीं भी मिल जाता है। अब हम देखते हैं भाई कि आम, आम ऐसा समझो कि भाई सीजन नहीं है, अगर तब उस टाइम कोई भी बंदा आम लेता तो 100 रुपया किलो या 80 रुपया किलो आम मिलेगा। कितना, 100 रुपया 80 रुपया किलो आम मिलेगा। लेकिन जब सीजन आ जाती है तो वही आम क्या होता है, 40 रुपये किलो नॉर्मली मिल जाता है। अब एक बंदा है, वो आम लेके गया, आम लिया भाई उसने 40 रुपये के हिसाब से घर पे रखा, बोला कि चलो थोड़ी देर के बाद खाएंगे। लेकिन जब वो वापस आम को चेक करता है आके, तो पता चलता है कि भाई उसके आम ये चूहे खा गए। तो इसको बड़ा बुरा लगा कि तो साला ये चूहे कहीं भी रहते हैं, चूहे कहीं भी आते हैं, आम हो गया है, ये तो हर चीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं, मेरे आम भी खा गए। इस तरह से आप एक दूसरे को मिला के देख सकते हैं कि भाई आम और चूहे के गुणसूत्र 40 हैं। आगे देखते हैं, ओ सबसे खतरनाक, ये वो जाति प्रजाति है जो अड़ी रहती है अपनी जिद पर, और इसका गुणसूत्र भी है 38। ये सबकी मौसी, ये मौसा और ये सबके दादा। अब हम बात करते हैं, मजाक बहुत हुआ, अब हम बात करते हैं इनके गुणसूत्र की। बिल्ली, बाघ, शेर, इन सब में 38 गुणसूत्र होते हैं। और इनके गुणसूत्र की सबसे खासियत, इनको याद करने का सबसे सिंपल तरीका कि ये जो चीज़ें अपनी जगह, अगर ये प्राणी अड़ जाते हैं तो वहाँ से हिलते नहीं, आपको रास्ता बदलना पड़ेगा, पर ये अपना रास्ता नहीं बदलेंगे। और अगर आप इनका रास्ता बदलने का तो आप निपट जाओगे। शेर और बाघ के सामने अपनी ताकत है ही नहीं, बिल्ली के सामने कोशिश की और बिल्ली अगर अड़ गई तो आपको हटना पड़ेगा, बिल्ली नहीं हटेगी भैया। इसी तरह इनके अगर गुणसूत्र देखेंगे तो 38 यानी अड़ जाना 38। बाघ, बिल्ली, शेर ये सभी एक ही प्रजाति के हैं। आगे देखते हैं भाई, सबसे खतरनाक चीज़, हाथी और घोड़ा। इसमें आप देख सकते हैं मैंने 2 तरह के हाथी लिए हैं, दोनों की भी काफ़ी अलग अलग विशेषताएं हैं। अभी स्टार्ट करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, ये अपना हाथी है, हाथी का गुणसूत्र 56 है, 56 यानी 56 इंच की छाती। हाथी एक ऐसा प्राणी है जो कितना भी भारी भरकम काम मात्र अपनी सूंड में लपेट के फेंक देता है। कितना भी भारी भरकम काम अपनी सूंड में लपेट के सिर्फ फेंक देता है। यानी सिंपल समझिए कि इतना बलवान है कि 56 इंच की छाती वाला है। तो 56 इंच की छाती किसकी, हमारे हाथी की। अब ये जो दूसरा हाथी आपको दिख रहा है, ये ऊनी हाथी है। ऊनी हाथी का मतलब ये नहीं कि ऊन देता है, उसके शरीर पे इतने बाल होते थे जैसे भेड़ की ऊन होती है। तो ये बहुत पुराने टाइम का है, शायद अभी ये लुप्त हो ही गया है, ये है भी नहीं शायद, ये पुराने टाइम की बात है। तो ये ऊनी हाथी जो दिखता है, इसका मुझे कुछ फाइनल पता नहीं ये है या नहीं है, लेकिन इसके जो गुणसूत्र है इसके 58 है। ये हमारा नॉर्मल हाथी
और ये इसका भी गुरु ये, यानी ये जितना बलवान है ये उससे डबल बलवान है, डबल बलवान है। तो इसके गुणसूत्र 2 कदम आगे, 58 गुणसूत्र हुए इसके। अब बात करते हैं घोड़े की। घोड़े को और हाथी को साथ में रखने का सिंपल सा तरीका हमारा यही है कि दोनों लड़ाई में यूज किए जाते हैं। जब पहले राजा महाराजाओं की लड़ाई होती थी तो उनमें हाथी और घोड़े दोनों अपना बहुत योगदान देते थे। तो हाथी का तो हमने समझ लिया भाई, हमारे हाथी भैया इतने बलवान है कि 56 इंच की छाती है उनकी, कितना भी भारी भरकम काम दे दो काम करके देंगे तुमको। अब हम घोड़े की बात करते हैं। घोड़े का सिंपल समझ लीजिए, घोड़े के गुणसूत्र 64 है, 64 नहीं 67। घोड़ा दौड़ता है 67 दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? 67। या फिर आप चौसा की लड़ाई जो हुई थी उसको याद कीजिए, उसमें घोड़े का बहुत उपयोगी होता। तो चौसा की लड़ाई से हो गए 64, चौसा 64। इस तरह आप याद कर सकते हैं भाई, घोड़े के गुणसूत्र 64 और हाथी के गुणसूत्र 56 इंच की छाती। खैर इस ऊनी हाथी का अपने को याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए डाला हुआ है। इससे आपको पता चले कि भाई ज़रूरी नहीं कि एक ही प्रजाति हो, अलग तरह की प्रजाति भी हो सकती हैं। अलग तरह की जाति एक है दोनों की, पर प्रजातियां दोनों की अपनी अपनी अलग अलग हैं। अब आगे बात करते हैं भाई गाय बकरी। हमने अभी तक के जितने भी वीडियो देखे होंगे या जितने भी ब्लॉग्स पढ़े होंगे उनमें ज़्यादातर गाय और बकरी दी है, किसी में भैंस नहीं दी, किसी में भेड़ नहीं दी। ऐसा क्यों? क्योंकि यार लोग डीपली कुछ पढ़ते ही नहीं है, डीपली कुछ ट्राई नहीं करते, जितना सामने आता है उतना देखते और आगे बढ़ जाते हैं। वो सिर्फ अपनी क्वालिटी को छोड़ के क्वांटिटी पे भागते हैं। हम कोशिश करेंगे भाई कि क्वालिटी पे भागें। तो गाय और बकरी की बात करते हैं। गाय और बकरी के गुणसूत्र कितने हैं? 60। सिंपल समझ लो कि भाई गाय जो दूध देती है और बकरी जो दूध देती है उसका दूध काफ़ी हेल्थी है और 60 रुपये लीटर जाता है। दूध कम ज़्यादा हो सकता है, खाली हम समझने के लिए इतना कर रहे हैं कि भाई गाय और बकरी का जो दूध है वो 60 रुपये लीटर जाता है। अब हम हमारी भैंस की बात करते हैं। बेचारी भैंस, भैंस दूध ज़्यादा देती है, दूध गाय से इसका क्वालिटी में ज़्यादा भी होता है, फिर भी इसका 50 क्यों? तो सिंपल है कि भैंस दूध भी ज़्यादा देती है और उसके दूध में अगर मिलावट भी करेगा कोई तो पकड़ में नहीं आएगा। तो यानी क्वालिटी बिगाड़ दी या कुछ भी समझ लो। तो और सिंपल है कि गाय और भैंस की अगर पूजा करने की बात हो या ज़्यादा मान्यता की बात हो तो गाय को सब लोग ज़्यादा पूजनीय मानते हैं, तो इसकी क्वालिटी अच्छी हुई भैंस की तुलना में। ठीक है, तो इधर हम समझ गए ना कि भाई भैंस के 50 गुणसूत्र, गाय बकरी के 60 गुणसूत्र। अब बात आई भेड़ की। भेड़ बकरी की तुलना में कमज़ोर है। कैसी है? कमज़ोर। और बकरी पावरफुल है। बकरी चालाक भी होती है भेड़ के मामले में, भेड़ से बकरी ज़्यादा चालाक होती है। तो बकरी के 60 और भेड़ के 54 गुणसूत्र। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट वाले हैं, ये बकरी ये भेड़ और भैंस ये एक्स्ट्रा फैक्ट के हैं, फिर भी याद रखो कभी इन फ्यूचर में काम आएगा। आगे देखते हैं। ओ सबसे खतरनाक, ये आलू, और ये गोरिल्ला और चिंपांजी। आलू का सिंपल ये है कि कभी भी सब्जी बनती है तो 4 या 8 आलू की सब्जी बनाते हैं तो 2-3 लोगों में आलू की सब्जी चल जाती है। तो आलू के गुणसूत्र 48। चिंपांजी और गोरिल्ला जो बानर जाती है, जो मनुष्य से 2 कदम आगे है। मनुष्य के गुणसूत्र थे भाई 46 और इनके गुणसूत्र कितने? 48। यानी ये मनुष्य के भी पूर्वज हैं। तो ऐसा समझ लो कि भाई जो बानर जाती है उसके गुणसूत्र मनुष्य से ज़्यादा हैं। मनुष्य के 46 और बानरों के 48 गुणसूत्र हैं। इसमें आपको बंदर या चिंपांजी का हर कोई गुणसूत्र बता देगा, लेकिन गोरिल्ला का गुणसूत्र किसी ने नहीं बताया होगा। ठीक है, इसको छोड़िए, ये हमारा एक्स्ट्रा फैक्ट है, इन फ्यूचर आपके काम ही आएगा। आगे देखते हैं भाई, प्याज, लहसुन, कंगारू और कोअला। ये थोड़ा अटपटा नाम है पर देखिएगा, प्याज, लहसुन, कंगारू, कोअला, इन सभी के गुणसूत्र होते हैं भाई 16। 16 और छोला, ये दोनों लहसुन और प्याज को छोला जाता है बनाने से पहले या काटने से पहले छोला जाता है। तो छोला से हो गया 16, छोला से हुआ 16। अब हम आगे बात करते हैं भाई कंगारू। कंगारू क्या है? कंगारू इतने कूद के मारता है, इतना कूदता है कि इसको बहुत हड़बड़ी रहती है। तो भाई इसकी शादी इसके माँ बाप ने 16 साल की उम्र में करा दी कि भाई तेरे को ज़्यादा खुजली रहती है, तेरे को ज़्यादा ऊट पटांग ऊधम मचा रहता है, तो भाई तू
जल्दी शादी कर दी इसकी बेचारे की। तो भाई कंगारू के कितने हो गए? 16 गुणसूत्र। लहसुन प्याज को छोलना पड़ता है, इसके 16 गुणसूत्र। अब आया हमारा कोयला। ये जो है कि भालू जाति की प्रजाति है। भालू जो है उसकी ये प्रजाति है, हमारा भालू है और इसकी प्रजाति है ये कोयला। अभी जो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी उसमें से सबसे ज़्यादा इसकी प्रजाति को नुकसान हुआ था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में सबसे ज़्यादा वहीं रहती है। अब हम देखो, इसकी शादी बेचारे की जल्दी कर दी। नाबालिग बालिग होते हैं भाई 18 की साल में, लेकिन इसकी 16 की साल में शादी कर दी। इनको छोड़ना पड़ता है, इसलिए ये हो गए 16। अब कोयला, कोआला, कोयला नहीं सॉरी, कोआला। कोआला की गुणसूत्र 16 समझ लीजिए। ये बेचारा छोटा है। और कोआला, कोआला की जगह कर लीजिए कि भाई 16, तो ये 16 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं खरगोश और भालू। हमने अभी कोयला देखा, तो सबसे पहले हम भालू ही देखते हैं। कोयला का था भाई 16 गुणसूत्र, जबकि इसकी प्रजाति, इसकी जात का ही है, प्रजाति का है। और भालू, भालू 74 गुणसूत्र वाला है। कबूतर था बेचारा 80, छोटा था लेकिन इससे भी ज़्यादा थे, और इसके 74 गुणसूत्र हैं। कोई बात नहीं, भालू के गुणसूत्र 74, कोयला के 16। अब आते हैं हमारे खरगोश। इसकी नॉर्मल ट्रिक है, इसके कान हमेशा खड़े रहते हैं, कान इस टाइप के खड़े रहते हैं। इसके जो कान है वो इस टाइप के खड़े रहते हैं। तो ये आ गया खरगोश के गुणसूत्र 44। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नीम और मक्का। आपने सभी के वीडियो में देखा होगा, मक्का की तो हर कोई कहानी बता देता है कि भाई मक्का में 20 गुणसूत्र हैं, ये हैं वो हैं। लेकिन किसी ने अंदाज़ा लगाया कि नीम की भी कभी चर्चा हुई हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जो मक्का के समान गुणसूत्र वाली हो? तो वो नीम है। ऐसी और भी चीज़ें हैं, पर हमारे दैनिक जीवन में जो काम आती है हम उन्हीं चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो मक्का और नीम, इनके गुणसूत्र हो गए 20। मक्का को अगर आप लेने जाएंगे तो 20 रुपये के भाव से मिलेगी आपको। मक्का लेने जाओगे 20 रुपये के भाव से मिलेगी। या फिर ऐसा समझ लो कि मक्का का मैं इतना भाग खाता हूँ, मैं अपने दांत से कट करता हूँ, तो इतने भाग में जो दाने आएंगे मक्का के, वो कम से कम 20 दाने होंगे। कम से कम 20 दाने तो होंगे ही। उसी तरह एक कोई भी एक टहनी पकड़ता हूँ, उधर से नीम की टहनी तोड़ता हूँ, तो कम से कम 20 पत्ते तो आ ही जाएंगे, इससे कम पत्ते तो होंगे नहीं। तो नीम और मक्का के गुणसूत्रों की संख्या हो गई 20। आगे देखते हैं नींबू और गेहूँ। यहाँ सबसे पहले हम गेहूँ की बात करते हैं। गेहूँ का गुणसूत्र 42, मनुष्य का गुणसूत्र 46, चूहे का गुणसूत्र 40, और मनुष्य के ऊपर कौन था? बंदर। बंदर का गुणसूत्र 48। इधर देखिए, चूहे के गुणसूत्र 40, गेहूँ का 42, मनुष्य के 46 और बंदर के 48। ये सब के सब क्या करते हैं भाई? गेहूँ खाते हैं। क्या करते हैं? ये सब गेहूँ खाते हैं। अब नींबू की बात करते हैं। नींबू के गुणसूत्र कुछ नक्की नहीं रहते हैं। कभी किसी नींबू में गुणसूत्र की संख्या 18 आ जाती है, तो कभी किसी में गुणसूत्रों की संख्या आ जाती है भाई 36। मटर और एलोवेरा। मटर का गुणसूत्र और एलोवेरा का गुणसूत्र होता है भाई 14। 14 का मतलब चौंक जाना। 14 का मतलब चौंक जाना। आपको सब वीडियो में मटर का गुणसूत्र आया होगा, पर कभी एलोवेरा का नहीं आया। भाई काम की मटर भी है तो काम का एलोवेरा भी तो है। जितना इसको खाने में वापरते हैं उतना इसको दवाई में काम आता है। तो दोस्तों ठीक है, उसको छोड़िए, आगे देखते हैं। मटर के गुणसूत्र 14 और एलोवेरा का गुणसूत्र 14। अब मैंने बोला 14 से मतलब चौंक जाना। क्या करना? चौंक जाना। मैंने ये बोला कि मटर और एलोवेरा के गुणसूत्र 14 हैं और 14 से चौंक जाना है। तो ऐसा समझ लो, चलो मटर को लेते हैं। कोई व्यक्ति या कोई इंसान सब्जी लेकर घर गया मटर की। मटर दिखने में काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जब खोली तो उसमें दाने ऐसे मरे मराए दाने आए, एकदम ऐसे छोटे छोटे दाने। तो बेचारा चौंक गया कि साला मैंने ली बहुत महंगी थी, लेकिन इसमें तो कुछ निकला नहीं। उसी तरह से कोई व्यक्ति चलता है, अचानक उसको कोई एलोवेरा दिखता है और एलोवेरा का तोड़ने जाता है। एलोवेरा का जो डाली है, ये जो दिख रहा है आपको, ये तोड़ने जाता है और गलती से उसके जो एक कांटे हैं, ये जो आपको कांटे दिख रहे हैं, ये लग जाता है। तो कांटे लगते ही क्या होता है, बेचारा चौंक जाता है। तो मटर और एलोवेरा का गुणसूत्र हो गया हमारा 14। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक तक आपने सिर्फ गाजर का भाव सुना या गाजर का नाम सुना होगा कि भाई गाजर गाजर है, गाजर के गुणसूत्र 18 है। गाजर खाते रहोगे तो तुम 18 साल की उम्र के जवान लगते रहोगे। पर क्या कभी सोचा किसी ने, या किसी ने ट्राई किया कि भाई मूली के
पत्ता गोभी ये खाने से भी तो आप 18 साल के लग सकते हैं। ये खाने से भी हम 18 साल के लग सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, उन सब चीज़ों को छोड़ो, इतना समझ लो कि मूली खाने से, गाजर खाने से या पत्ता गोभी खाने से शरीर फिट रहता है और शरीर एकदम जवान दिखता है। ठीक है, गाजर, मूली और पत्ता गोभी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ सबसे खास चीज़ आई है आपके पास, मेंढक। सबसे पहले ये वाले मेंढक की बात करते हैं। हमको आज तक जितने भी वीडियो बनाए गए हैं, जितने भी आर्टिकल लिखे गए हैं, उनमें इसी मेंढक की बात की जाती है कि मेंढक के गुणसूत्र 26 होते हैं। लेकिन इसी मेंढक की दूसरी प्रजाति है जो इस तरह की है, और इसके खासियत क्या है कि ये ज़्यादातर गंदे हैं। गंदे यानी पानी में रहते हैं, इनके पंजे हैं, चमड़ी से जुड़े रहते हैं। ऐसा इसके जैसे अलग अलग हैं, ऐसा इसके अलग नहीं होते हैं। तो आप देख सकते हो, ये पंजे वाले मेंढक है, इनके गुणसूत्र 20, और जो नॉर्मल मेंढक है उसके 26। ये पंजे वाले कुछ अच्छी क्वालिटी के भी नहीं होते हैं, जबकि ये जो नॉर्मल मेंढक दिख रहे हैं, ये 26 गुणसूत्र वाले, ये लोग खाने में काम करते हैं, खाते हैं इनको। इसके इसलिए इसको खाने वाला मेंढक बोलते हैं, इटेबल मेंढक बोलते हैं। और ये नॉर्मल गंदे ही होते हैं, इनको कोई पालना भी पसंद नहीं करेगा। तो आप इतना समझ लीजिएगा, मेंढक के गुणसूत्र 26 और जो पंजे वाले मेंढक हैं उनके गुणसूत्र 20। आगे चलते हैं। तरबूज और खरबूज सबसे बेस्ट पार्ट है। इसको जब मैंने सर्च मारा या जब ये मुझे दिखा तो मैं काफ़ी चौंक गया कि भाई तरबूज का नाम होता है वाटरमेलन, खरबूज का नाम होता है सिर्फ मेलन। यार क्या चीज़ है भाई, मैं तो चकरा गया। खैर मेरी इंग्लिश कच्ची है, इतना कुछ अच्छी नहीं है, पर इतना है कि सब चीज़ समझ लेता हूँ, हो जाता है हैंडल। करेंगे कोशिश तो वो भी आ जाएगी। तरबूज को बोलते हैं वाटरमेलन और खरबूज को बोलते हैं भाई मेलन। तो सिंपल सा है भाई, वाटरमेलन नाम बड़े दर्शन बड़े, मेलन नाम छोटे दर्शन छोटे। अब इसमें गुणसूत्रों की संख्या को ऐसा समझ लो कि भाई अच्छी क्वालिटी और ख़राब क्वालिटी को लेके चलो। ऐसा हम नहीं बोलते भाई अच्छा है ख़राब है, दोनों अच्छे हैं, दोनों शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद। खाली हमको समझने के लिए इतना रखना है कि भाई अच्छी क्वालिटी ख़राब क्वालिटी। तरबूज है, इसमें बहुत सारा पानी होता है। खरबूज है, इसमें कम पानी होता है। अब वाटरमेलन और मेलन दोनों की पानी की तुलना होगी। अब इतना है कि जब इसको हम काट देते हैं, इसको हम जब चाकू से काट देते हैं, और इसको भी हम चाकू से काट देते हैं, तो काटने के बाद सबसे जल्दी ख़राब होता है वो होता है वाटरमेलन। उस और वाटरमेलन की तुलना में ख़राब होता है ये जो मेलन। तो वाटरमेलन कैसा हो गया, ख़राब क्वालिटी का हो गया तरबूज के सामने। हाँ, इसके सामने वाटरमेलन ख़राब क्वालिटी का हो गया और तरबूज अच्छी क्वालिटी का हो गया। तरबूज का गुणसूत्र हो गया 22 और खरबूज का गुणसूत्र हो गया भाई 24। ठीक है दोस्तों, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। खैर ये तो किसी ने नहीं पढ़ाया होगा तरबूज खरबूज का, मैंने पर्सनली इसको सर्च मारा था अपने नॉलेज के लिए। आगे देखते हैं। गुणसूत्रों की संख्या ये जो आई है ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला है, और ये तो मैंने सिर्फ 3 ही लोगों को इसमें ऐड किया है। बाकी ये कई तरह के और इनकी कई प्रजातियां हैं। ये सारे की सारी लोमड़ी हैं और इनको फॉक्स बोलते हैं। इनकी कई प्रजातियां हैं। ठीक है, हमको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ये तो खाली एक्स्ट्रा है कि मैं खुद चकरा गया कि किस किस को ऐड करूं। फिर मैंने नॉर्मली 2-3 चीज़ों को रखा कि भाई भारत है, भारत में इस तरह के रेड फॉक्स दिखते हैं जिनके गुणसूत्र की संख्या 32। और भारत के ऊपर पड़ता है तिब्बत। ये तिब्बत के जो होते हैं फॉक्स, इनके गुणसूत्र की संख्या 34। अब इनके जैसे गुणसूत्र में भी अंतर है, वैसे इनके हाइट बॉडी में भी अंतर है। तो अब जो नॉर्मल फॉक्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं, जबकि जो तिब्बतियन तिब्बत प्रदेश के जो फॉक्स होते हैं वो थोड़े खाते पीते करके लगते हैं, मोटे ताजे लगते हैं। तो खाते पीते हैं, मोटे ताजे हैं, तो उनके गुणसूत्र की संख्या भी नॉर्मल से अधिक है। फिर ये हमारा कुट्टी पाया है, एकदम छोटा चुन्नू मुन्नू, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी विशिष्ट तरीके से इसको बनाया है ऊपर वाले ने। इसके गुणसूत्र की संख्या 50 है। अगर फॉक्स की बात की जाए तो नॉर्मली इतना याद रखना कि रेड फॉक्स या फॉक्स की गुणसूत्र की संख्या 32 होती है। ये जल्दी इतना पूछेंगे नहीं, ये तो खाली समझने के लिए किया मैंने। आगे देखते हैं। गुणसूत्रों की संख्या, नेबुला और सांप। आज तक हमने सिर्फ यही पढ़ा कि चूहे के गुणसूत्र जो हैं वो 40 होते हैं, गेहूँ के 42, मानव के 46, खरगोश के 44 और बंदर के 48। लेकिन भाई किसी ने कभी ऐसा देखा
कि जो नेवले हैं, सांप हैं, इनके भी तो गुणसूत्र होंगे भाई, इनके भी तो बच्चे होते हैं, ये भी तो माँ बाप बनते हैं। तो चूहे का तो हमको पता है भाई कितना, 40। अब आगे देखते हैं, सांप और नेवला जो है इनमें कितने का, 36 का आंकड़ा चलता है। कितने का, 36 का आंकड़ा चलता है भाई दोनों में, और दोनों के गुणसूत्र भी 36 हैं। तो चूहे से कम गुणसूत्र हैं, यानी कम अकल वाले हैं इसलिए लड़ते रहते हैं। ठीक है, ये तो खैर मजाक की बात है। बाकी चूहे से ज़्यादा खतरनाक दोनों हैं, चूहे की तो बाट लगा के रख देंगे। सिंपल है, चूहे के 40 गुणसूत्र, सांप और नेवले के 36 गुणसूत्र, और इनके बीच में किसका 36 का आंकड़ा चलता है, यानी हमेशा झगड़ा बना रहता है। आगे चलते हैं, सबसे खास, मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक। आज तक सिर्फ हमने ये पढ़ा भी, चौसा की लड़ाई, घोड़े के गुणसूत्र 64। क्या कभी ना गधा पढ़ा, किसी ने खच्चर पढ़ा? नहीं ना। आज पढ़ लो, आज पढ़ लो। घोड़े के गुणसूत्र होते हैं 64 सॉरी, घोड़े के गुणसूत्र होते हैं 64। चौसा की लड़ाई। तो गधे के गुणसूत्र क्या होंगे, घोड़े से अधिक होंगे या कम होंगे? नॉर्मली ये गधा वैसे ही गधा होता है घोड़े के सामने, तो इसके गुणसूत्र भी कम है, इसकी हाइट बॉडी भी कम है बेचारा, और दिमाग तो है ही नहीं। जहाँ गधे सटासट दौड़ते हैं वहाँ गधे बरोबर, जहाँ घोड़े फटाफट दौड़ते हैं वहाँ गधे चल भी नहीं पाते ढंग से। अब ठीक है, वो उनका पर्सनल है। अब देखिएगा, घोड़े का हमको पता है 64, घोड़े के गुणसूत्र की संख्या 64 है। चौसा की लड़ाई से हमको इतना याद है। गधे के 2 कदम पीछे है, गधे के गुणसूत्र हैं भाई 62। ये जो बीच में आपको दिख रहा है, ये कुछ हद तक घोड़े जैसा लग रहा है, लेकिन हाइट बॉडी जो आप देखोगे ना बेचारे की हाइट, तो ऐसा लगता है कि भाई बेचारे ने कॉम्प्लेन नहीं पिया है। तो शरीर शकल से घोड़ा लगता है, ठीक है। अगर शकल देखोगे तो घोड़ा, और हाइट देखोगे तो गधा, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने गधा और घोड़े के मिश्रण, इनके जो स्पर्म होते हैं इसके मिश्रण से इसको बनाए थे, तो इसका नाम पड़ गया खच्चर। तो ये देख लो भाई, ये माँ, ये पापा, और ये इन दोनों का बेटा निकला। ये क्या हो गया, ये माँ थी, एक घोड़ी, घोड़ी, एक गधा, और इनका बेटा हुआ खच्चर। ठीक है, ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक था, और समझ गए। घोड़े का तो नॉर्मल याद है, गधे का याद हो गया 2 कदम पीछे, और इसके पीछे उसके ऊपर ही है, या फिर समझ लो घोड़ा 64, उसके नीचे खच्चर आता है कम क्वालिटी का, और उससे भी ख़राब क्वालिटी का गधा आता है, यानी 62। ठीक है दोस्तों, आज के हमारे चैप्टर में इतना ही। मेरे को पता है इसमें तकलीफ़ काफ़ी मुझे बोलने में आई है, मेरा इतना क्लियर बोल नहीं पाता हूँ, फिर भी कोशिश और ट्राई कर रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, जय हिंद।